हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुकेश और स्वागत है आपका क्राइम एक्सपोज की एक और बेहतरीन कहानी में। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, आज की कहानी रिश्तों की परिभाषा को ही बदल कर रख देने वाली है। वही रिश्ते जिन्हें आप सारी ज़िंदगी निभाते चलते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद कुछ ही देर में आपको उन्हीं रिश्तों पर शक होने लगेगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कहानी है महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले की। ठाणे शहर के बिल्कुल पास करीब 6 किलोमीटर दूर में एक गाँव है कासरवाड़ावली। कासरवाड़ावली में एक 2 मंजिला घर होता है जिसके मुखिया होते हैं अनवर वारेकर। अनवर वारेकर का काफ़ी बड़ा परिवार था। पत्नी थी असगरी वारेकर और इन दोनों के कुल 5 बच्चे होते हैं, एक बेटा और 4 बेटियां। बेटे का नाम होता है हसनैन वारेकर। हसनैन की शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी का नाम होता है जबीन। इन दोनों की 2 बेटियां होती है, मुबसिरा और उमेरा, जिसमें से उमेरा सिर्फ 4 महीने की होती है। अनवर वारेकर की 4 बेटियों में से सबसे बड़ी बेटी होती है सबीना, जिसकी 2 बेटियां होती है और एक बेटा होता है। दूसरी बेटी होती है बतूल, जिसकी उम्र करीब 30 साल होती है। क्योंकि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती, इसलिए इसकी शादी नहीं होती है और ये कुंवारी होती है। अनवर की तीसरी बेटी होती है मारिया, जिसके 2 बेटे होते हैं, और सबसे छोटी बेटी होती है सोबिया, जिसकी सिर्फ एक 4 महीने की बेटी होती है। हालांकि अनवर की तीनों बेटियां अपने अपने ससुराल में खुशी खुशी जीवन बिता रही होती है और ये सभी समय समय पर अपने पिता और भाई से मिलने को अपने बच्चों सहित इकट्ठा हुआ करती थी और घर में ही सभी मिलकर हर हफ्ते खाना पीना और दावत देते रहते थे। अनवर का बेटा हसनैन एक कंपनी में चार्टेड अकाउंटेंट की किसी पद पर नौकरी कर रहा होता है। कुल मिलाकर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इन्हीं सब के चलते इस घर में किसी ने सोचा भी नहीं था इतना बड़ा कत्लेआम हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि किसी एक ही घर के अंदर आज़ाद हिंदुस्तान में इतना बड़ा कत्लेआम कभी नहीं हुआ होगा। 28 फरवरी 2016 शनिवार और रविवार की रात के करीब 2 बज रहे थे और अचानक अनवर के घर के निचले फ्लोर से एक लड़की के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने और उस घर की खिड़की को भी ज़ोर ज़ोर से ठोकने की आवाज़ें आती है। कुछ देर तो लोगों को लगता है कि कुछ ऐसे ही घर में हंसी मजाक हो रहा है, लेकिन लगातार तेज आवाज़ें आने से लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं और अनवर के घर के ठीक सामने आते हैं। वो देखते हैं कि दरवाज़ा और खिड़की अंदर से बंद है और खिड़की के ठीक पीछे एक लड़की ज़ोर ज़ोर से चीख रही है। वहाँ मौजूद सभी लोग उस लड़की को पूछते हैं कि बेटी क्या हो गया, क्यों शोर कर रही हो। तब लड़की अंदर से बोलती है, मुझे बचाओ, भैया ने सबको मार डाला। ये सुनकर बाहर मौजूद सभी पड़ोसी हैरान हो जाते हैं। वो दौड़ते हुए घर में मौजूद सबसे बाहर वाली खिड़की के करीब जाते हैं। इस बीच चीखें और भी तेज होने लगती है। जैसे तैसे बाहर मौजूद लोग मिलकर उस खिड़की को तोड़ने की कोशिश करते हैं और किसी तरह खिड़की की लोहे की जाली टूटती है। और जब सभी की नज़रें अंदर की ओर पड़ती है तो उन सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। खिड़की के उस पार एक बंद कमरे के अंदर सोबिया सहमी सी खड़ी है। वही सोबिया अनवर की सबसे छोटी बेटी और हसनैन की बहन। उसकी आंखों में डर था और गले से खून बह रहा था। कपड़े खून में भीगे हुए और हालत ऐसी जैसे कि बस उसकी जान ही निकलने वाली हो। जल्दी जल्दी सभी लोग मिलकर सोबिया को खिड़की से बाहर निकालते हैं और सोबिया इतनी डरी और घबराए हुए थी कि बाहर निकालते ही वो बेहोश हो जाती है, जैसे उसने अब जाकर चैन की सांस ली हो। इस दौरान मौके पर मौजूद लोग पुलिस को भी कॉल मिला देते हैं और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच भी जाती है। अब बारी आती है अंदर का हाल देखने की, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता था कि आखिर हुआ क्या है इस घर के अंदर। घर का मेन गेट अंदर से लॉक था, इसलिए पुलिस काफ़ी मशक्क़त के बाद उस गेट को तोड़ती है और घर के अंदर दाखिल होती है। और जैसे ही वो उस घर के मंजर को देखती है, पुलिस से लेकर वहाँ मौजूद हर एक के हाथ पैर काँपने लगते हैं। वो मंजर ही कुछ ऐसा होता है कि देखते ही सबकी रूह काँप जाए। चारों तरफ खून से लाल हर एक चीज़ और वहाँ का माहौल जैसे शमशान से भी बदतर दिखाई दे रहा था। जब पुलिस आगे बढ़ती है तो सीढ़ियों पर उन्हें एक लाश मिलती है जो कि हसनैन की पत्नी की होती है। उसका भी गला कटा हुआ और खून सीढ़ियों से सीधे नीचे आ रहा था। पुलिस और आगे बढ़ती है और घर की पहली मंजिल पर पहुंचती है और वहां भी हर कमरे और कमरों से बाहर लाशें ही लाशें पड़ी होती है। इन लाशों में अनवर वारेकर, उसकी पत्नी असगरी वारेकर, उसकी तीनों बेटियां और उनके बच्चे और हसनैन की पत्नी और उसके बच्चे सभी शामिल थे। घर में करीब 14 लाशें थी और सभी के गले में
किसी तेज धार चीज़ से वार किया गया और सभी के गर्दन से खून बह रहा था। जब पुलिस सभी को देखती है तो परिवार के पूरे 14 लोग मारे जा चुके थे। किसी की लाश बेड पर पड़ी है तो किसी की लाश बेड से नीचे, और उनकी हालत कुछ ऐसी कि किसी का भी दिल सहम जाए। पुलिस वहां पर मौजूद सभी की लाशों की पहचान करती है, लेकिन उस समय घर का एक सदस्य कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, और वो था हसनैन। लेकिन कुछ ही देर में जब पुलिस अगले कमरों में जाती है तो वहाँ पर उन्हें एक पंखे से लटकी हुई हसनैन की बॉडी दिखती है। हसनैन के पूरे कपड़े खून में रंगे हुए थे और उसके एक हाथ में एक तेज धार चाकू पकड़ा हुआ था, और वो इतना कस के पकड़ा हुआ था कि फांसी पर लटकने के बाद भी हसनैन के हाथों से छूटकर वो चाकू नीचे नहीं गिरा था। हसनैन की लाश देखने के बाद अब इस घर में मौजूद लाशों की संख्या 14 से बढ़कर 15 हो गई थी। गांव वाले और पुलिस मिलकर सोबिया को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, क्योंकि वह जिंदा थी और उसे बचाना भी बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि सोबिया ही एक अकेली उस घर की विटनेस थी जिसने ये पूरी घटना होते हुए देखी होगी। इन सब के बाद पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। सोबिया की चीखों और हसनैन के हाथ में पकड़ा हुआ वो चाकू देखकर पुलिस को इतना तो ज़रूर क्लियर हो चुका था कि इन सभी हत्याओं के पीछे इस घर के बेटे हसनैन का ही हाथ है। लेकिन पुलिस बिना किसी सबूत के किसी भी अंजाम तक नहीं पहुंच सकती थी, और साथ ही उन्हें यह भी पता लगाना था कि अगर हसनैन ने ये सभी कत्ल किए हैं तो क्यों किए। अब उन्हें इंतज़ार था सोबिया के होश में आने का। कुछ ही टाइम के बाद सोबिया को होश आता है और इस घटना की सारी सच्चाई पता चलती है कि इस कत्लेआम को अंजाम किसने, क्यों और कैसे दिया। सोबिया अपने भाई हसनैन की कत्लेआम की कहानी अब पुलिस को सुनाने लगती है। इस कहानी को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, जहां से ये कत्लेआम की चिंगारी उठी और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। सोबिया के बयानों के हिसाब से पुलिस को हसनैन के बारे में 3 चीज़ें पता चलती हैं जो पूरी तरह से इस घटना से जुड़ी थी। दरअसल हसनैन अपने व्यवहार के मामले में तो ठीक था, ज़्यादा किसी से बातें नहीं करता था और सभी के साथ प्यार और इज्जत से पेश आता था। साथ ही उसने पढ़ लिख कर सीए की नौकरी भी पा ली थी। लेकिन हसनैन शुरू से ही बड़े व्यापार आदि में पैसा लगाने के बारे में सोचता रहता था, इसलिए वो अपनी शादीशुदा बहनों और रिश्तेदारों से लगातार कर्ज लेता रहता है। लेकिन जो वो सोचता था वैसा हो नहीं पाता था, इसलिए कर्ज वापस देना तो दूर की बात, उल्टा उसका कर्ज बढ़ता ही जाता है, और देखते ही देखते अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और अपनी बहनों का कर्ज उस पर करीब 68 लाख रुपए का हो जाता है। ये रकम काफ़ी बड़ी होती है और इसे हसनैन के लिए आसानी से चुका देना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। मैंने कहानी की शुरुआत में आपको बताया था कि हसनैन की एक बहन होती है बतूल, जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं होती है। हसनैन अक्सर कर्ज से परेशान होकर बतूल की दवाइयाँ लेता रहता था। एक बार हसनैन की माँ ने उससे पूछा कि ये दवाइयाँ क्यों लेते हो, तो जवाब में हसनैन कहता है कि ये दवाइयाँ सेहत के लिए अच्छी होती है, इसलिए मैं इन्हें लेता हूँ। साथ ही हसनैन अपनी बहन बतूल के बारे में भी थोड़ा गलत ख्याल रखता था। कुछ साल पहले तो उसने बतूल के साथ ज़बरदस्ती कुछ गलत हरकतें भी करने की कोशिश की थी, और ये सब करते उसकी तीनों बहनों ने देख भी लिया था। और जब उसकी बहनों ने ये बात अपनी माँ को बताई तो इसके बाद घर में सब उसे भला बुरा कहने लगे थे। तब से ही हसनैन को ऐसा लगने लगा था कि घर में कोई भी उससे प्यार नहीं करता और सब उसे नज़रअंदाज करते हैं, और यहीं से उसके दिल में अपने परिवार के लिए नफरत बढ़ने लगती है। हसनैन हमेशा कर्ज से छुटकारा पाने के लिए किसी तांत्रिकों से भी मिलता रहता था और तरह तरह के उपाय भी करता रहता था। ये सभी वजह होती है जो कि हसनैन को अपने ही घर वालों को मारने के प्रति उकसाती है। अब समय आ चुका था इस घटना को अंजाम देने का। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि हर शनिवार या रविवार की रात को अनवर की बेटियां और बाकी मिलकर हमेशा दावत रखते थे, और उस दावत में सभी को बुलाया जाता था। लेकिन इस बार की ये दावत खुद हसनैन देता है। 28 फरवरी 2016 शनिवार और रविवार की रात हसनैन अपनी सभी बहनों और अपने भांजे भांजियों को अपने घर बुलाता है। इनमें से एक बहन को अपने घर पर काम होता है तो वह आने से इनकार कर देती है, तो हसनैन खुद जाकर उसे अपने घर पर लाता है, और साथ ही वो परिवार के उन 3 रिश्तेदारों को भी बुलाता है जिनसे हसनैन ने कर्ज ले रखा था। हसनैन की सभी बहनें तो उस दावत में आ जाती है, लेकिन वो 3 रिश्तेदार किसी वजह से शामिल नहीं हो पाते हैं। खैर, हसनैन, उसके माता पिता, उसकी पत्नी, बहनें और बच्चों को मिला के कुल 16 लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। बड़े आराम से दावत चल रही होती है
और इस दावत में मुर्गे की बलि दी गई थी और ये मुर्गे की बलि देने की बात भी हसनैन को तांत्रिक को नहीं बताई थी। अब हसनैन इतने सारे लोगों को आसानी से तो मार नहीं सकता था, इसलिए वो कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ नशीली चीज़ें मिलाकर सभी को दे देता है और सब उस कोल्ड ड्रिंक को पी भी लेते हैं। और जैसे ही वो पीते हैं सभी धीरे धीरे बेहोश होने लगते हैं। कोई तो अपने कमरे में पहुंच जाता है और कोई तो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इस दौरान जो हसनैन की बेटी और उसकी भांजी जो कि 4-4 महीने की होती है, वो दोनों बच्चियाँ अपने कमरों में सो रही होती हैं। अब हसनैन अपना कत्लेआम शुरू करता है। सबसे पहले जिस तेज धार चाकू से वो हमेशा ईद पर बलि देता रहता था, उससे वो अपने पिता अनवर का गला काटकर मारता है। इसके बाद वो अपनी बहन और बच्चों को भी उसी चाकू से मारना शुरू कर देता है। इन सबको मारने के बाद वो अपने ही रूम में जाता है और अपने दोनों बच्चों को मारकर अपनी पत्नी जबीन को भी मारने लगता है। लेकिन इसी वक्त उसकी पत्नी बेहोशी से जाग जाती है और हसनैन को धक्का देकर वहाँ से भागने लगती है। हसनैन उसकी पत्नी के पीछे पीछे दौड़ता है और जैसे ही हसनैन की पत्नी सीढ़ियों तक पहुँचती है, वो उसे पकड़ लेता है और सीढ़ियों पर ही उसका गला काटकर उसे भी मार देता है। इस दौरान हसनैन की पत्नी की चीखें सुनकर हसनैन की माँ भी बेहोशी से जाग जाती है। जब वो हसनैन के पास आती है तो ये सब देख के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। हसनैन अपनी माँ के पास जाता है और उसके बाल पकड़कर घसीटने लगता है और कहता है कि इस घर में मुझसे प्यार करने वाला कोई भी नहीं था, सब मुझे नज़रअंदाज करते थे और तुमने भी माँ होकर यही किया। और ये सब कहते हुए उसने अपनी माँ पर भी थोड़ा सा भी तरस न दिखाते हुए उसे भी मार दिया। इस बीच हसनैन की सबसे छोटी बहन सोबिया ये सब देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। सोबिया के पास में ही एक रूम था। आवाज़ सुनते ही हसनैन उसके पास जाता है और उसे भी चाकू दिखाकर कहता है कि तुम इस घर में सबकी लाडली थी और इसीलिए मैं तुम्हें सबसे आखिरी में मारूंगा। सोबिया घबराकर हसनैन को धक्का देकर पास में मौजूद रूम में चली जाती है और रूम के दरवाजे को अंदर से लॉक कर देती है। धक्का देते वक्त हसनैन का चाकू उसकी गर्दन पर ही था और जिससे उसकी गर्दन पर गहरी चोट आ जाती है। हसनैन उसे वो दरवाज़ा खोलने को बार बार कहता है और साथ ही ये भी कहता है कि अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं तुम्हारी 4 महीने की बच्ची को मार दूंगा। लेकिन सोबिया वो दरवाज़ा नहीं खोलती है और खिड़की के पास जाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और पास ही में पड़े गिलास से खिड़की को भी ज़ोर ज़ोर से ठोकती है ताकि लोगों को सुनाई दे और उसे बचाने आए। काफ़ी देर तक कमरे के बाहर खड़े रहने के बाद जब सोबिया उसके हाथ नहीं लगती और पड़ोस में मौजूद सभी लोग भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो सोबिया को छोड़कर वापस सीढ़ियों से ऊपर जाकर एक पंखे से लटककर खुद भी फांसी लगा लेता है। और इस तरह करीब 1 से 1.5 घंटे के कत्लेआम के बाद एक ही घर में 14 हत्याएं और एक आत्महत्या की घटना सामने आती है। अगले दिन सुबह यह खबर पूरे देश में फैलती है और इस खबर को सुनने और देखने वाला एक ही पल में सहम जाता है। ऐसी खबर पूरे देश ने पहले कभी ना तो सुनी होगी और ना देखी होगी। कहा जाता है कि जब सबसे पहले इस घटना को दिखाने के लिए एक रिपोर्टर वहां गया था तो यह देख वो रिपोर्टर इतना डर गया था कि अगले ही दिन दिल का दौरा पड़ने से उसकी भी मौत हो गई थी। और वो 3 रिश्तेदार भी अपने आप को खुशनसीब मानते हैं जिन्हें हसनैन ने रात को दावत में बुलाया था और वो तीनों नहीं आ पाए थे। दोस्तों, मैंने कहानी की शुरुआत में ही आपसे कहा था कि इस कहानी को सुनने के बाद आपका रिश्तों पर से विश्वास उठने लगेगा। लेकिन हसनैन जैसा बेटा हर घर में नहीं होता है। कभी कभी कुछ गलत फहमियों और कुछ नासमझ सी चीज़ों की वजह से इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। सोबिया के बयान के बाद ये पूरा केस सुलझ चुका था। अब पुलिस के पास सभी सबूत भी थे और कत्ल करने वाला हसनैन भी, जो कि मर चुका था। इस घटना के दौरान सोबिया की 4 महीने की बेटी भी मारी जा चुकी थी और सोबिया के गले में भी चाकू से काफ़ी चोटें आई थी। लेकिन टाइम पर इलाज मिलने से सोबिया बच जाती है और सोबिया ही उस परिवार की इकलौती बेटी होती है जो उन 15 लाशों के बीच से निकल कर आई थी। दोस्तों, हसनैन के बारे में बताने को तो इस कहानी में बहुत कुछ है, लेकिन उम्मीद है आपको यह कहानी समझ आ चुकी होगी। और मुझे भी अब यह लगता है कि अब आप इस कहानी को इससे ज़्यादा नहीं सुन सकते और मैं भी इस कहानी को अब इससे ज़्यादा आपको नहीं सुना पाऊँगा, क्योंकि यह कहानी सुनाते सुनाते अब मेरा दिल भी सहम चुका है और अब मैं इस कहानी से विदा लेना चाहता हूँ। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल क्राइम एक्सपोज को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।